नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात लोकसभा चुनावों के करीब आते दिनों में कांग्रेस खेमे से। आज एक अरसे बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के अकाउंट फ्रीज कराने के बीजेपी और सरकार पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये कोई कांग्रेस के अकाउंट की बात ही नहीं है। देश में लोकतंत्र नहीं है। एक तो 30 साल पुराने मामले में कार्रवाई हुई है। हम पैसों की कमी के चलते चुनावी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बीजेपी का कहना है कि टैक्स की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं नेताओं को। The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते। बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। यह देश आपकी पार्टी से बड़ा है, यह देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है। आपको यह तक अधिकार है और करें, देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ हैं।
कुरैशी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 जो सबसे बड़े नेता हैं मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं उस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए? जी देखिए, मुझे इसके पूरे फैक्ट्स तो पता नहीं है। मैंने जो भी आपके चैनल पे आपने दिखाया मैंने वही देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और ये कुछ दिन से सुन रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं। अगर ये है कि ये 36 साल पुराना एक अकाउंट है, कोई 7 साल पुराना अकाउंट है। दूसरी चीज ये कि 14 लाख का इवेजन और उसके बाद 200 करोड़ का फाइन, ये सब तो पेटेंटली इरेगुलर और गलत दिखते हैं। बड़े ये इसके ऊपर तो शुभ के होना एक लाजमी एक आम थिंकिंग आदमी को कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट ये एक्शन है और जो मैं समझता हूँ बिल्कुल अनडिजायरेबल है कि वाकई डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने के लिए अगला स्टेप होगा कि भाई कोई ना कोई बैन लगा के पार्टी को बैन कर दो, जैसे कि रशिया में होता है और इस किस्म के कंट्रीज में होता है कि अपोजिशन को बिल्कुल ही आप गला घोट दीजिए और उनको वो कर दीजिए, अगला स्टेप होगा, या जेल में भेजे जाने लग गए हैं नेता। रीजन सब कुछ ठीक ही होता है, कोई ना कोई केस निकाल के तो, लेकिन जो ये हो रहा है ये पेटेंटली आपत्तिजनक मुझे तो लगता है और ये मेरा आउटसाइड व्यू है, नॉन एक्सपर्ट व्यू है। अब ये कहना है कि ये एजेंसी तो काम करेंगी, तो एजेंसी अगर काम करती है बहुत अच्छी बात है, एजेंसी को काम करना चाहिए, लेकिन 36 साल से जो एजेंसी सो रही हो वो सडनली इलेक्शन से पहले जाग जाती है, 7 साल से केस पेंडिंग है उसमें जाके, और ये 14 लाख के उसके लिए 200 करोड़ को अगर ये फैक्ट सही है, मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं जैसे मैंने बताया कि जो अभी मैंने आपके सामने सुने हैं उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये तो पेटेंटली कुछ बहुत भद्दा लग रहा है, बड़ा गलत लग रहा है। और जो पार्टी इतने श्योर शॉट विनर है, जो 400 पार की बात कर रही है, उसको किस चीज का डर है? उस पार्टी से जिसके 50 सीटें थी, पहले 45 थी, 50 थी और अब आप कहते हैं 30 ही आएंगी, उसको अरे उसको डेमोक्रेसी में पूरा मौका तो दो, लड़ने तो दो। और वाकई ये सुन के तो मुझे दुख हुआ कि उनके पास रेल का टिकट खरीदने के लिए नहीं है, जबकि आप देखिएगा कि दूसरी पार्टीज हैं बड़े बड़े जेट्स में और हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। तो ये तो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है और इससे तो ये कोई डेमोक्रेसी की कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब होती दिख रही है। बिल्कुल, ये शब्द जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की, लेकिन सर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है राजनीतिक दल इनकम टैक्स नहीं देते हैं लेकिन रिटर्न्स तो फाइल करने होते हैं। क्या ये एक टेक्निकल चूक है, क्योंकि एक मामला 30 साल पुराना है लेकिन एक मामला 7 साल पुराना है। कांग्रेस भले ही ये कह रही है कि भाई एकदम चुनाव से पहले आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी 1 महीने पहले क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अगर यही इतना चुभ रहा है ये इशू, कांग्रेस को भी पहले हरकत में आना चाहिए था। लेकिन क्या टेक्निकल एरर हुआ है जिसका खामियाजा इस समय भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ये तो ऑब्वियसली पुराने 36 साल या 7 साल पुराना केस हो, वो इसके ऊपर इनकम टैक्स ने पहले ही एक्ट करना चाहिए था। और ये कि कांग्रेस इस पे चुपा है ये नहीं है, आफ्टर ऑल 1-1.5 महीने से हम ये सुन ही रहे हैं कि फंड फ्रीज हो गए, डिस्प्रोपोर्शनेट है। कितनी बार हम टीवी पे मीडिया में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह इसकी सीरियसनेस ग्रेविटी लाना, उजागर करना, ये शायद भले ही पहली बार हुआ हो सकता है वो इसमें थे कि ये अपने इनका जो सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी गए थे कि वहां इसको रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद शायद कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे, रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं ये क्योंकि वो प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे थे, वो तो बल्कि उनके फेवर में जाती है कि उन्होंने आउट ऑफ टर्न कुछ नहीं बोले, वो प्रोसीजर्स को फॉलो निभाते रहे। लेकिन अब जब सभी रास्ते बंद हो गए और ये नौबत आ गई और वो अपना दुख अगर सामने रखते हैं तो उसका मजाक उड़ाना, तो ये मैं समझता हूँ ये कुछ बहुत हेल्दी पॉलिटिकल सिचुएशन तो नेकेड आंखों को तो नहीं दिख रही। बिल्कुल, ये वाकई में एक जो राजनीतिक स्वास्थ्य है एक तरह से चुनावों से पहले, उसके लिए एक संकट है। मनीषा प्रियम, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जुड़ने के लिए। आप किस तरह से देख रही हैं जो ये कांग्रेस की
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी भले कह रही है कि भाई हताशा है हार को देखते हुए, लेकिन चुनावों में अगर फंडिंग ना हो किसी राजनीतिक दल के लिए, अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया उस पर, जिस तरह से हाथ पूरी तरह से बंद गए हैं, आप कैसे देख रही हैं सिचुएशन को? देखिए, पहली बार है कि एक राजनीतिक विश्लेषक को भारत के इनकम टैक्स के कानून क्या है, क्या जायज है, उस पे हमें टिप्पणी करनी पड़ रही है। और एक तरह से दुखद है, क्योंकि हमारा काम जो है वो ये समझना है कि इलेक्शंस जो होल्ड किए जाते हैं ये रूल ऑफ लॉ के तहत किए जाते हैं। और रूल ऑफ लॉ का साम्राज्य जो है, भारत का संविधान तो है ही है, लेकिन तरह तरह की विशिष्ट नियमावली है। और हमारे यहाँ राज्य में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग काम करती हैं। तो एक राजनीतिक दल जो कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये आरोप यदि लगाता है तो इसको संज्ञान में लेना, चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इन बातों को संज्ञान में ले और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अभी आपको कायम करना पड़ेगा। क्योंकि भारत जो है वो विश्व के जो लोकतंत्र हैं उनका कोहिनूर हम हैं। और आज हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है कि चुनाव प्रक्रिया की स्वायत्तता को हमको बरकरार रखना पड़ेगा। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस किया जाता है उसके बाद भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, ये लोगों तक आप पहुंचती है। ये वो समय है जब कोई राजा नहीं है और प्रजा के पास अपना राजा यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनाने का और राष्ट्रीय सरकार बनाने का ये समय है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो बाकी एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो कहना है वो कह सकती हैं, उनका राजनीतिक दायरा है कहने का और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन जो इसमें कानून के मामले हैं, फंड्स के मामले हैं, इनकम टैक्स के मामले हैं, उनको इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और लेवल प्लेइंग फील्ड और रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखना। कानून कायम है तो हम कायम है, कानून कायम है तो लोकतंत्र कायम है। और दुनिया की नजरें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर लगी रहती है। बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई बार हम लोग भी नाराज हो जाते हैं कि हमने सोचा ये था, इलेक्शन ऐसा हुआ। लेकिन सच बात यह है कि भारत में इलेक्शन जो है वो एक बड़ी मशीनरी उसको इंडिपेंडेंट रखती है। तो फिर से किया जाए, मैं यही कहूंगी। और इसकी इनकम टैक्स एक्ट में क्या सही है और नहीं है, इसके लिए तो एक राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल ही सक्षम नहीं है कुछ भी बोल सकने के। ये जो कानूनविद हैं इनकम टैक्स के और जो संस्थाएं हैं वो अपना काम करें। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए ये मैं कुरैशी जी सर आप भी हैं और मनीषा आपसे, क्योंकि कांग्रेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कहा जा रहा था कि कोर्ट्स हैं, चुनाव आयोग हैं और तमाम मीडिया कोई उठा नहीं रहा है इस मसले को। लेकिन जब ये मामला उठाया गया है पार्टी की तरफ से तो ये सामने भी रखा गया है। इस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि ये भी कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि हमें अभी भी इंतजार है न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करे। जिस तरह से मनीषा ने कहा कि चुनाव आयोग इसमें कह सकता है, कब तक हमें इंतजार करना चाहिए? हमारा चुनाव आयोग किस तरह से इस पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कदम उठा सकता है? देखिए, ये जो बार बार हम सुनते चला रहे हैं महीनों से कि जब ईडी है, इनकम टैक्स है या इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये तो अपना काम करती हैं, इनका पूरा फ्रीडम है। तो और ये फैक्ट है कि उनको करने का इख्तियार है। लेकिन इलेक्शन के जमाने में पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक्शन लेना डेफिनेटली एक सस्पिशियस एक्टिविटी होता है। ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं। मैं मानता हूं कि अगर कोई टेररिस्ट इन्वॉल्व है तो ईडी भी और हर इन्फोर्समेंट एजेंसी एक दिन का भी लिहाज नहीं करेगी, कोई भी दिन या रात हो उस वक्त वो एक्शन लेगी। लेकिन ये एक्शन तो अगर इनकम टैक्स 3 महीने 36 साल अगर वेट कर सकता है और 7 साल वेट कर सकता है तो 3 महीने वेट क्यों नहीं कर सकता? कॉमन सेंस से ये कह रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स का लॉ पता नहीं है, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि अगर 3 महीने में कौन सा इररिपेरेबल डैमेज हो जाएगा अगर इनकम टैक्स ने एक्शन नहीं किया, एकदम इतना एक्टिव हो गया और सिर्फ एक पार्टी के पीछे क्यों करता है। किसी का अकाउंट खोल लो जो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि निकल आती है, तो औरों पे तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी रिसेंटली एक वेस्ट बंगाल के एक लीडर को किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा कि जुलाई से पहले आप नहीं कर सकते। आई थॉट दैट वाज अ गुड डिसीजन कि भाई इलेक्शन के दौरान अगर ये इस किस्म के टूल इस्तेमाल किए जाए लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने के, वो गलत है। और मैं अगर इलेक्शन कमीशन में होता तो मैं जरूर इसका संज्ञान लेता
कि भाई मैं इनको कहता इन कमेटी को कि ठीक है आपकी इंडिपेंडेंस है, लेकिन दिस इज इंटरफियरिंग इन लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्लीज फ्रीज योर एक्शन फॉर 3 months। ये सारा एक्शन उसके 10 चुनावों गुना के बाद एक्शन लिया जाए। बाद में ले Right. लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। मनीषा जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो वाकई में लोकतंत्र हमारे देश में, जब लोकतंत्र का ये चुनाव पर्व एक तरह से मनाया जाता है तो पर्व की तरह खुशहाली के साथ इसे मनाना चाहिए। इस तरह की जो स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं ये हानिकारक है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बताया जा रहा है, अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, तो क्या नाम सामने आए हैं? क्योंकि दक्षिण का फोकस, साउथ इंडिया का फोकस बीजेपी के लिए बहुत है। क्या नाम आपके नजर में महत्वपूर्ण है इसमें? तीसरी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये इसमें सभी तमिलनाडु के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से अगर आप अभी देख रहे हैं तो बीजेपी ने अभी तक जो है 266 जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए कर दी है। आज के जो 9 उम्मीदवारों की सूची है इसमें सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के नाम दिए गए और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं। अभी तक तो तेलंगाना की और पुडुचेरी की राज्यपाल और एलजीपी तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्हें चेन्नई दक्षिण से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई, उनको कोयम्बतूर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जिनको हाल ही में राज्यसभा भी दी गई है, वो नीलगिरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कन्याकुमारी से पोन राधाकृष्णन चुनाव लड़ेंगे, जो कि 2014 में यहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं। और वेल्लोर से डॉक्टर एसी षणमुगम को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है निधि कि बीजेपी का वहां पर तमिलनाडु में जो सीटों का बंटवारा है अपने सहयोगियों के साथ, वो पूरा हो चुका है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की मिलाकर के कुल 40 सीटें हैं और इसमें जो जानकारी आई है बीजेपी 20 सीट पर, सीएम के 10 पर, तमिल मनीला कांग्रेस 3 पर, एएमएम के 2 पर, आईजेके 1 पर, एनजेपी 1 पर और एक सीटें जो है 2 अन्य छोटी पार्टियों को दी जाएगी। तो इस तरह से बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए अपना जो गणित है वो सेट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने लोकसभा के लिए तमिलनाडु से लिस्ट जारी की है, जिसमें पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद हैं और जो बीजेपी के वहाँ पे राज्य के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो भी इसमें शामिल हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी दे दें हम अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई। यहाँ पर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज कर दी। शराब घोटाले में ईडी की ओर से लगातार आ रहे समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनको भरोसा चाहिए कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे थे कि अगर राहत दे दें, हमें जून तक राहत दे दें, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन फिलहाल 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं और ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सारी जानकारी दे दी है। एसबीआई का हलफनामा उसमें कहा गया है हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी सीरियल नंबर के साथ दी गई है। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम, बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक समेत सभी जानकारियां सौंप दी गई हैं। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। तो आशीष, क्या माना जाए जो तमाम सवाल उठ रहे थे इनको लेकर, अब जो जानकारी आई है उनमें विराम लग जाएगा? जी बिल्कुल लग जाना चाहिए, क्योंकि अब पहले सवाल ये था कि 2 तरह के डेटा दिए लेकिन मिलान नहीं हो रहा था, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये पर सबसे बड़ा सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पारदर्शिता होनी चाहिए, मतदाताओं को सूचना का अधिकार है कि कौन व्यक्ति या कौन किसी कंपनी किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दे रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सख्ती के बाद अब एसबीआई ने यूनिक नंबर समेत सारा डाटा वहाँ पर दे दिया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने एफिडेविट फाइल कर दिया है कंप्लायंस का, और ये भी कहा है कि जो जितना भी ब्यौरा था स्टेट बैंक के पास, वो तमाम चीज़ें जो हैं
वो इलेक्शन कमीशन को दे दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ये ब्यौरा मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, तो इलेक्शन कमीशन तुरंत इसे जो है वो अपलोड करेगा, यानी सार्वजनिक करेगा। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ वक्त में ये जो ब्यौरा है ये भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। पारदर्शिता की जो बात हो रही थी, तो मिलान हो जाएगा, किस व्यक्ति, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, कब चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है, ये तमाम बड़ी चीज़ें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सामने आए। तो कुछ घंटों का इंतज़ार मुझे लगता है, उसके बाद ये जो चुनाव आयोग है ये अपलोड, ये जानकारी करेगा और उसके बाद सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब ये विराम लगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में जो तमाम सवाल बने हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमने आपको बताया कुछ देर पहले बीजेपी की एक लिस्ट जारी हुई है। अब कहा जा रहा है कांग्रेस के सूत्रों से उनके भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनावों से जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं देश के बाद में। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब बात कांग्रेस खेमे की। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अरुण यादव गुना से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया का टिकट झबुआ से लगभग तय माना जा रहा है। वैभव, हमारे सहयोगी पलीटकर हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, तो जिस तरह से कांग्रेस की कोशिश थी कि जो बड़े नाम हैं उनके वो चुनावी मैदान में उतरे, तो दिग्विजय सिंह के नाम का जिस तरह से आप बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक वो लड़ेंगे, क्या और डिटेल्स मिल रही हैं? सीईसी की तीसरे दिन लगातार बैठक थी और मध्य प्रदेश एक तरह से फोकस में था। तो अब लगभग तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने दिग्गज चेहरों को उतारने जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व करीब 10 साल मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश से जो आते हैं, दिग्विजय सिंह, उनको राजगढ़ से इस बार लोकसभा का टिकट लड़ाया जा सकता है। लगभग उनका नाम तय हो गया है। आपको बता दें, पिछली बार दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे, साध्वी प्रज्ञा से उन्होंने हराया था। इसके अलावा कांग्रेस से बड़ा नाम अरुण सिंह, इसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण सिंह को गुना से लोकसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। अगर वो गुना से लड़ते हैं तो उनके सामने होंगे बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं इसके अलावा एक कांतिलाल भूरिया को झाबुआ सीट से लड़ाने के लिए नाम लगभग तय कर लिया गया है। तो इस तरह से 3 बड़े हैवीवेट्स को कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। अरुण सिंह गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। फैक्ट चेक यूनिट को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा फेक न्यूज की चुनौती से निपटने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत तथ्य जांच इकाई को अधिसूचित करने के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टलों पर सरकार से जुड़ी खबरों या तथ्यों की निगरानी करने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट से जुड़ी सरकार की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स 2023 को चुनौती देने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 20 मार्च के अंतरिम रोक न लगाने के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें मुख्य तौर पर बोलने की आजादी का मुद्दा उठाया गया है। हम इस मामले में मेरिट पर कुछ नहीं कहना चाहते, हाईकोर्ट को इसका फैसला करना है। तब तक आईटी नियमों पर रोक रहेगी।
अगर सरकार बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको पसंद नहीं है उसे झुठला करके उसे बोले ये झूठ है और ये अब सर्कुलेट नहीं होंगे डिजिटल मीडिया में, तो सिर्फ सरकार के वर्जन जो है वो चलेगा और बाकी सारे वर्जन वो सच्चाई के ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने इस हमारी दलील से आज अग्री किया और नोटिफिकेशन को स्टे करते हुए जो मैटर ऑलरेडी तीसरे जज बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि दो जज के बीच में डिसएग्रीमेंट था इसकी संवैधानिकता को लेकर के, तो अब वो 15 अप्रैल को उसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीर संवैधानिक सवाल का मुद्दा उठाया है। जाहिर है इसके बाद ये दबाव बॉम्बे हाईकोर्ट पर होगा। उसे न केवल मामले की जल्द सुनवाई पूरी करनी होगी बल्कि इन संवैधानिक मुद्दों के जवाब भी तलाशने होंगे। बुधवार को ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। सरकार की दलील है कि सरकार से जुड़ी जानकारी को फैक्ट चेक करना किसी बाहरी एजेंसी के लिए संभव नहीं होगा। फैक्ट चेक यूनिट को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वो केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी गलत सूचना और भ्रामक समाचारों की पहचान कर पारदर्शी तरीके से सत्यापित करे कि कोई तथ्य गलत है या सच। नए नियमों के मुताबिक अगर पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट तय करती है कि कोई खबर फेक है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस खबर को हटाना होगा। अगर वो खबर नहीं हटाते हैं तो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत लॉ सूट से जो उन्हें संरक्षण मिलता है वो हटा दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे संवैधानिक इश्यूज अराइज होते हैं जिसे हाईकोर्ट को डिटेल में कंसिडर करना होगा और वो कंसिडर करने के बाद ही एक फाइनल डिसीजन आएगा। तब तक ये प्रॉपर नहीं होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है जो सरकार को पावर देता है अपने बारे में सच और झूठ बताने का कि क्या सच है और क्या झूठ है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। लोकसभा चुनावों से पहले फेक न्यूज से सख्ती से निपटने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले से जुड़े कई बड़े संवैधानिक सवाल हैं। जाहिर है पिछले करीब 1 साल से पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने के मसले पर देश में एक बहस चल रही है और अब सबको इंतजार इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का है। दिल्ली से आशीष भार्गव और शेख मोमिन के साथ हिमाचल शेखर। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद के भाई जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं मृतक बच्चों के पिता ने पुलिस से अपील की है कि जावेद का पुलिस पहले एनकाउंटर ना करे, पहले उससे पूछताछ कर कत्ल का मकसद पता लगाए, क्योंकि अब हत्या इस दोहरे हत्याकांड का मकसद साफ नहीं हो पाया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। ये सब कहकर साजिद के भाई जावेद ने बरेली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मंगलवार रात से जावेद गायब था और बदायूं पुलिस की 5 टीमें उसकी लगातार तलाश कर रही थीं। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। हत्याकांड के बाद जावेद की भूमिका के बारे में पुलिस ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। इतना ही कहा कि उसका नाम बच्चों के घर वालों की तरफ से एफआईआर में लिखवाया गया था। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या जावेद हत्या के वक्त मौके पर मौजूद था? क्या हत्या की वजह पता लगाने के लिए उसका पकड़ा जाना जरूरी था? अगर वो मौके पर नहीं था तो क्या उसे अपने भाई साजिद के इरादे पता थे, या फिर जावेद हत्या के वक्त घर पर था जैसा कि वो दावा कर रहा है? उसका दावा है कि साजिद ने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता। अगर जावेद की बातें सही हैं तो क्या कत्ल का राज साजिद के एनकाउंटर के साथ दफन हो गया है? मृतक बच्चों के पिता का कहना है कि पुलिस पहले जावेद से पूछताछ करे।
उससे पूरी पूछताछ की जाए और पूछताछ करने पे ही उसको पता चलेगा कि हम इसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया। अब जो मान लो पकड़ गया, मान लो अगर इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राज नहीं खुलेगा हमारा, और राज खुलना जरूरी है। अब पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो लोग, तब पता चले कि हाँ कि कितने लोग इसमें साजिश में हैं या किसी ने साजिश करके हमको बच्चों को मरवाया है, हमारे सब घर को मरवाना चाहता था। वो तो मम्मी को भी मार देता, हमारे बेटे को भी मार देता। इस बीच आयुष और उसके छोटे भाई आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। आयुष पर धारदार हथियार से 14 और आहान पर 9 वार किए गए। इससे साफ होता है कि बच्चों की हत्या कितने निर्मम तरीके से हुई है। साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे 3 गोलियां लगी हैं। अब इंतजार इस बात का है कि पुलिस मामले का पोस्टमार्टम कर हत्या की वजह पता लगाए। बदायूं से अपने सहयोगी अरविंद सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा है वो डाल दिया है। बॉन्ड खरीदने वाले, भुनाने वालों के नाम डाले गए हैं। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला है पूरा डेटा। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा डाल दिया गया है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसके आदेश दिए थे। डेटा में बॉन्ड की रकम और नंबर भी हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनोरंजन भारती, क्या क्या इसमें सामने आ रहा है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें? बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन किया गया है एसबीआई द्वारा, और ये डाटा जो सीलबंद लिफाफे में दिया गया था वो अब सार्वजनिक हो गया है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बॉन्ड नंबर दिया गया है कि कौन सा बॉन्ड जो है, जो बॉन्ड खरीदा गया उसमें जो एक नंबर होता था जिसको कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, आप यूवी लाइट में ही देख सकते थे, वो नंबर दिया गया है। और दूसरा कॉलम है कि अब उस नंबर के साथ ये भी दिया गया है कि किस कंपनी ने ये बॉन्ड खरीदा, और उसके साथ ये भी दिया गया है कि उसको किस अकाउंट में कैश कराया गया। अब वो अकाउंट नंबर के डिजिट्स हैं, अब उसको आपको मिलाना पड़ेगा कि वो अकाउंट नंबर कौन सा दल उसको होल्ड करता है। तो आप देखेंगे कि एक ही अकाउंट नंबर का, यदि मैं लास्ट के 3 डिजिट आपको बताऊं, जैसे 320 करके है या 496 है, ये दोनों के जो लास्ट के 3 डिजिट है, इन अकाउंट्स में ढेर सारे पैसे गए। यानी इन्होंने जो है उस बॉन्ड को इनकैश कराया है। एक आध जगह लिखा हुआ कि कुछ बॉन्ड को इनकैश नहीं कराया गया, यानी बॉन्ड खरीदने से लेकर के 15 दिन के अंदर इनकैश कराया जाना था। तो वो जो जिन पार्टियों ने उनको इनकैश कराया उसके अकाउंट नंबर के डिटेल दिए गए। अब बैठ करके आपको यदि ये जानना होगा कि किसने इन बॉन्ड्स को इनकैश कराया, उसके लिए आपको ये पता करना होगा कि ये अकाउंट्स कौन होल्ड करता है। तो अभी भी यदि ये जो है इसका मिलान आपको करना पड़ेगा। जो लोग इसके पीछे लगे हैं उसको ये मिलान करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि इस नंबर के बॉन्ड से कितना पैसा किस पार्टी ने इनकैश कराया है। यदि कि अभी भी ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अब वो नंबर आ गया है कि वो बॉन्ड का जो यूनिक नंबर है वो आ गया है, अकाउंट का नंबर आ गया है कि जिस अकाउंट में वो गया है। अब उसके मिलान के बाद ही ये आप पक्के तौर पे बताया जा सकता है कि इतना पैसा इस अकाउंट में गया और इस अकाउंट को ये पॉलिटिकल पार्टी होल्ड करती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम डिटेल सामने आ गई हैं। अब ये अकाउंट किसका है ये देखना होगा, अकाउंट नंबर आ गया, ये मिलान करना होगा। आशीष भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, तो जो डेडलाइन थी उसका पालन हो गया है, जानकारी सामने आ गई है। हालांकि कुछ मिलान अभी भी जो तथ्य सामने हैं उनका सिर्फ करना होगा, बहुत अहम है ये। जी बिल्कुल, देखिए ये दिक्कत से पहले भी थी, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई कह रहा था कि इतना आसान काम नहीं है। यूनिक जो नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, उनको इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है, साइलो में रखा गया है कि उनको अल्ट्रावायलेट रेज से ही डिकोड किया जा सकता है। ये तमाम टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो भी जानकारी हो सार्वजनिक होनी चाहिए, आप अपने पास कुछ भी मत रखिए। आप ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर वो बैंक के पास ना रहे, वो तमाम जानकारी जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचे, ये सुनिश्चित हो। और आप हलफनामे में बताएंगे और ये भी लिखेंगे कि अब आपके पास कोई भी जानकारी बची नहीं है, आपने तमाम जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर एसबीआई ने कंप्लायंस करते हुए तमाम जानकारी वहां पर दे दी है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो यूनिक नंबर है वो भी दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पर मिलान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, किस तरीके से ये खुलासा होगा कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को
कितना चंदा दिया है, उस पार्टी ने उसे कब भुनाया है, ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अभी अपलोड हुआ है, तो कुछ वक्त जरूर लगेगा ये सब मिलान करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष भार्गव और मनोरंजन भारती। तो डेटा सामने आ गया है, बस अब मिलान करना बाकी है और चुनाव आयोग ने जो तमाम डेटा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सामने रख दिया है अपनी वेबसाइट पर। इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।